साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित अपन बात कर रहे थे और अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। देखिए साथियों, मंत्री परिषद के संदर्भ में अपन बात करें तो पिछली क्लास में अपन बात कर चुके थे कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कितने स्तर के मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है, क्या दोनों का उल्लेख संविधान में कर रखा है अथवा नहीं कर रखा है। साथ ही मंत्री परिषद के जो प्रकार हैं जिसमें अपन कहते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, क्या इनका संविधान में उल्लेख है अथवा नहीं है, इनसे संबंधित बात अपन पिछली क्लास में कर चुके थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने कहा मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद के प्रकार में कितने प्रकार के मंत्री होंगे इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इनके लिए जो कार्य आवंटन के नियम 1961 में बने हैं उनके तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारत में 3 प्रकार के मंत्री होंगे और 4 स्तर के मंत्री होंगे। अगर 3 प्रकार की बात करें तो एक तो होगा आपके कैबिनेट मंत्री, दूसरा होगा राज्य मंत्री और तीसरा होगा उप मंत्री। और 4 स्तर की बात करें तो एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा राज्य मंत्री, चौथा आपके कौन सा उप मंत्री। जबकि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बात करें तो मैंने कहा मूल संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया था। कौन सा शब्द उल्लेखित था? मंत्री परिषद। कौन कौन से आर्टिकल में? 74 और 75। मंत्रिमंडल शब्द जो हैं ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। और 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे भी घटना आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में क्या लगा दिया था, आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसके कारण जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया। कहा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके हेतु अकेले प्रधानमंत्री के चाहने से देश में राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप में क्या नहीं दे दे, परामर्श नहीं दे दे। नेक्स्ट अपन बात की थी कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, जिसमें मैंने कहा था कि मंत्री परिषद के संदर्भ में सबसे पहले संविधान समीक्षा समिति बनी थी जो 2002 में एम.एन. वेंकटचलैया जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है ये कितनी हो सकती है, 10%। लेकिन फिर बाद में 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% हो सकती है। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% हो सकती हैं, उससे अधिक नहीं हो सकती और उसमें प्रधानमंत्री भी क्या रहेगा, शामिल रहेगा। अब कुछ और शब्द हैं जहां से अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनके साथ ही प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं और उप प्रधानमंत्री पद से संबंधित अपन बात करने वाले हैं। साथियों मैं बात करूं कि इनसे संबंधित संसदीय सचिव, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, देखिए संसदीय सचिव के संदर्भ में अपने बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि संसदीय सचिव का उल्लेख भी भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। यानी संसदीय सचिव की पहली बात आप ध्यान में रखना, भारतीय संविधान में संसदीय सचिव जैसे शब्दों का प्रावधान नहीं। भारतीय संविधान में संसदीय सचिव का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि संसदीय सचिव मंत्री परिषद में भी शामिल नहीं होता। संसदीय सचिव मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बताया, मैंने कहा मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और 4 स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। कहीं पर भी संसदीय सचिव जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया। फिर आप कहेंगे ये है क्या संसदीय सचिव? जब इनका संविधान में उल्लेख नहीं है, जब मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, तो फिर इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? तो संसदीय सचिव की नियुक्ति की मैं बात करूं तो इनकी नियुक्ति की जाती है राजनीतिक संतुष्टि के लिए। किनके लिए? राजनीतिक
संतुष्टि के लिए। संसदीय सचिव की नियुक्ति किन के लिए की जाती है? राजनीतिक संतुष्टि के लिए की जाती है। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। बाकी की नियुक्ति तो कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति। जैसे कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति हो, राज्य मंत्रियों की नियुक्ति हो, उप मंत्री की नियुक्ति हो, सारे के सारे कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। किन के द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। और ये जो संसदीय सचिव हैं, ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। संसदीय सचिव प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी जो भी मंत्री थे वो किन के प्रसाद पर्यंत रहते थे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। भले ही वो कैबिनेट मंत्री हो, भले ही वो राज्य मंत्री हो और भले ही उप मंत्री हो, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते थे। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर किन की? संसदीय सचिव की। तो संसदीय सचिव किन के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, संसदीय सचिव जो है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। और प्रसाद पर्यंत का क्या अर्थ हुआ? तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है किसी भी सांसद को क्या बनाया जा सकता है? संसदीय सचिव बनाया जा सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री को लगा कि अब कोई आवश्यकता नहीं है तो इस समय उसको हटाया भी जा सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं बात करूं किनकी? संसदीय सचिव की। तो संसदीय सचिव के संदर्भ में पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा, ये मंत्रिपरिषद में भी शामिल नहीं होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किन के लिए? राजनीतिक संतुष्टि के लिए। और ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट साथियों, आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक आपने शब्द सुना होगा, किचन कैबिनेट। कौन सा कैबिनेट? किचन कैबिनेट। क्या होता है किचन कैबिनेट? क्या होती है किचन कैबिनेट की भूमिका? यह भी महत्वपूर्ण है। मैं बात करूं किचन कैबिनेट, किचन को अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं? रसोई। रसोई कैबिनेट का क्या मतलब है? किचन कैबिनेट की मैं बात करूं तो किचन कैबिनेट में आप लोगों को समझना है कि प्रधानमंत्री और उनके विश्वस्त या प्रधानमंत्री और उनके विश्वास पात्र 2-4 लोग जिनकी प्रधानमंत्री की नीति निर्माण में उनकी भूमिका होती है, उसको अपन किचन कैबिनेट कहते हैं। ये जो किचन कैबिनेट है ये मूलतः कहाँ की अवधारणा है? किचन कैबिनेट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अवधारणा है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमेरिका की अवधारणा। हाँ, अब देखिए जरा, अमेरिका की अवधारणा है। अब आप लोगों को ध्यान में रखना किचन कैबिनेट होता क्या है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, किचन कैबिनेट का मतलब है प्रधानमंत्री के वो विश्वास पात्र 2-3-4 लोग जिनकी सलाह से प्रधानमंत्री या जिनसे परामर्श करके प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है, भले ही वो देश में नीति निर्माण से संबंधित हो, भले ही विदेश नीति से संबंधित हो, भले ही देश के प्रशासन से संबंधित हो। यानी प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र वो 4-5 लोगों का समूह जो प्रधानमंत्री को किसी मामले में सलाह देते हैं या प्रधानमंत्री उनको पूछ कर या उनसे परामर्श कर ही कोई कार्य करते हैं, उसको अपन किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं। जैसे वर्तमान में बात करूं कि प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी किचन कैबिनेट में कौन कौन शामिल है? इनकी किचन कैबिनेट बहुत छोटी है। बहुत छोटी क्यों है? कि एक तो ये है, मतलब हाँ, दूसरे कौन? दूसरे आपके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी जब आपके मंत्री नहीं थे उससे पहले भी किचन कैबिनेट में शामिल। किचन कैबिनेट का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है, किचन कैबिनेट का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पहली बात तो ये स्पष्ट कीजिएगा। और दूसरी, ये अमेरिका की अवधारणा है। अमेरिका, भारतीय में जो प्रधानमंत्री को पावर है, अमेरिका में इतना शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति और उनके विश्वास पात्र 2-4 लोग हैं, उनको किचन कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। वैसे भारत में भी भारत का प्रधानमंत्री और उनके विश्वस्त 2-4 लोग जिनकी परामर्श से प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है, उनको अपन किचन कैबिनेट कहते हैं। जैसे वर्तमान में किचन कैबिनेट की बात करें तो मोदी जी हो सकते हैं, मोदी जी के साथ में अमित शाह, और एक आपने नाम सुना होगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो रक्षा संबंधी मामलों के क्या हैं? विशेषज्ञ हैं। तो ये किचन कैबिनेट में क्या है? शामिल हैं। ठीक है। जैसे इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, साथ ही उनकी नीतियों पर किनका उसका प्रभाव रहता था? तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यानी कोई भी नीति निर्माण जो है
प्रधानमंत्री जिनकी परामर्श से करते हैं वो किचन कैबिनेट में शामिल होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से जो है भारत में किचन कैबिनेट की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसका न तो संविधान में कहीं उल्लेख है, न ही संसदीय शब्दावली में कहीं उल्लेख है, न ही संसदीय नियमों में कहीं उल्लेख है, और न ही कार्य आवंटन में कहीं जो नियम है उसमें कहीं उल्लेख है। ये एक शब्द है जो पूछ लिया जाता है कि संसदीय आपके किचन कैबिनेट क्या होता है। तो ठीक है, किचन कैबिनेट आप लोगों को ध्यान में रखना, कहाँ की अवधारणा है, अमेरिका की। दूसरी इसमें ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री एवं इनके विश्वास पात्र, प्रधानमंत्री एवं इनके विश्वास पात्र 3 से 4 लोग जिनकी या जिनसे परामर्श करके ही 3 से 4 लोग जिनसे परामर्श या अपन कह सकते हैं चर्चा, परामर्श या चर्चा करके ही प्रधानमंत्री नीति निर्माण एवं प्रशासन संबंधी निर्णय लेते हैं। नीति निर्माण एवं प्रशासन संबंधी निर्णय लेते हैं। नीति निर्माण एवं प्रशासन संबंधी निर्णय लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूं कि एक तो मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, और दूसरे अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, अगर गृह मंत्री नहीं थे इससे पहले फिर भी वो किचन कैबिनेट में शामिल थे। और तीसरा कौन है, अजीत डोभाल जो रक्षा संबंधी मामलों में विशेषज्ञ है। इनकी किचन कैबिनेट तो बहुत छोटी है, ठीक है, मतलब तीसरे से चौथे लोग के पास बात ही नहीं होती है कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अपने घर परिवार में ही होता है ना, घर परिवार में आप लोगों को पता है कि अभी तो ये परंपराएं कम हो गई हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि अपने जो रसोई घर हैं, आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि शहरों में किस प्रकार का किचन आ गया है। ठीक है, अपने गाँव में जो किचन जो होता जिसको अपन रसोई घर बोलते थे, बड़ा हुआ करता था, और उसमें जो खाना खाने के बाद में परिवार के 3-4 लोग जो मुखिया हैं परिवार के, अपने दादा, अपने पिताजी या फिर अपने दादी जो भी हैं, वो बैठ के किसी प्रकार का कल क्या करना है, घर परिवार से संबंधित कहाँ जाना है, क्या करना है, मतलब अपनी घर परिवार से संबंधित जो बातें करते थे उसको क्या कहते थे, किचन कैबिनेट। वैसे के वैसे मोदी जी देश की नीति के जो कह सकते हैं देश के प्रधान हैं, और देश में क्या करना है, बेहतर भारत के लिए क्या कर सकते हैं, किस प्रकार के कौन से देश के साथ अच्छी विदेशी संबंध रखने हैं, कौन से देश के साथ किस प्रकार की कोई चर्चा करनी है, किस प्रकार का कोई समझौता करना है, ये सारे के सारे तय करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, किचन कैबिनेट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। किचन कैबिनेट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। किचन कैबिनेट का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या संविधान में इनका उल्लेख है, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। और किचन कैबिनेट में जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, उत्तरदायी भी नहीं है किसी कार्य के लिए। किसी कार्य के लिए मंत्री हैं तो मंत्री जो हैं सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है भारत का मंत्रिपरिषद। ऐसे सदस्य जो मंत्री है ही नहीं, जैसे पिछली बार की बात करें तो राहुल गांधी जो है आपके जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो मंत्री नहीं थे, फिर भी वो नीति निर्माण में उनकी भागीदारी रहती है। जैसे मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में अजीत डोभाल ना तो लोकसभा के मेंबर हैं न ही राज्यसभा के मेंबर हैं, फिर भी देश में किसी प्रकार की रक्षा से संबंधित कोई समझौता होता है तो इनकी अहम भूमिका रहती है। पिछली बार जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो अमित शाह उस समय बीजेपी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो मोदी जी से मिलते और इनसे संबंधित जो चर्चा होती तो वो भी किचन कैबिनेट में शामिल होती। तो प्रधानमंत्री के वो विश्वस्त 4-5 लोग जिनकी सलाह से प्रधानमंत्री देश की नीति निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं, उनको अपन किचन कैबिनेट की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन ये उत्तरदायी नहीं होने के कारण एक अच्छी संसदीय परंपरा की बात करें, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की बात करें तो ये क्या है, सही नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक नोट और लगा कि आप ध्यान रख सकते हैं कि एक अच्छी संसदीय परंपरा एवं, ध्यान से सुनिएगा, किचन कैबिनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक अच्छे लोकतंत्र एवं संसदीय शासन की व्यवस्था में संसदीय शासन की
व्यवस्था में, संसदीय शासन की व्यवस्था में किचन कैबिनेट का प्रभावी होना, किचन कैबिनेट का प्रभावी होना, किचन कैबिनेट का प्रभावी होना उचित नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि किचन कैबिनेट में शामिल, किचन कैबिनेट में शामिल सदस्य जरूरी नहीं हो क्या है, संसद का सदस्य हो, संसद का सदस्य हो, अतः वह उत्तरदायी भी नहीं होगा, अतः वह अपने किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होगा, अपने किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होगा। और लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का होना बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है, उनकी महत्वपूर्ण शर्त है। तो आपको क्लियर हो गया होगा संसदीय सचिव क्या होता है, वापस से रिपीट कर देता हूं, और इसके बाद किचन कैबिनेट क्या होता है, यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किचन कैबिनेट मूलतः कहां की अवधारणा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसमें प्रधानमंत्री एवं इनके विश्वास पात्र 3-4 लोगों का समूह, जिनसे परामर्श या चर्चा करके ही प्रधानमंत्री नीति निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित निर्णय लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट बोलते हैं। इनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही एक अच्छे लोकतंत्र और संसदीय शासन व्यवस्था में किचन कैबिनेट का प्रभावी होना उचित नहीं है, क्योंकि किचन कैबिनेट में शामिल जो मेंबर होते हैं वो संसद का सदस्य हो ऐसा जरूरी नहीं है, और इनके लिए इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, जो एक संसदीय परंपरा के क्या है, विरुद्ध है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मेंस में कई बार इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किचन कैबिनेट की क्या भूमिका रहती है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए किचन कैबिनेट कहां तक उचित है, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए या एक अच्छी संसदीय प्रणाली के लिए किचन कैबिनेट कहां तक उचित है, तो आपको कहना है कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छी संसदीय शासन प्रणाली के लिए किचन कैबिनेट की जो प्रभावी होना, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है और न ही संसदीय शासन प्रणाली के लिए सही है, अर्थात उनके विरुद्ध जो है ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, लेकिन बनी हुई है, इसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अगला जो शब्द आप लोगों को ध्यान में रखना हुआ है, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट को अपन बोल सकते हैं साया मंत्रिमंडल। क्या बोल सकते हैं, साया मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। ये जो शैडो कैबिनेट है ये क्या होती है, इसको भी सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये भी, इसका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, इनका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, इनका भी संविधान में उल्लेख नहीं है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, यानी शैडो कैबिनेट जो है इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये भी एक प्रकार की अवधारणा ही है, ठीक है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, ये ब्रिटेन की अवधारणा है, मूलतः कहां की है, ब्रिटेन की है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये कहां की अवधारणा है, तो ये जो शैडो कैबिनेट है ये कहां की अवधारणा है, ब्रिटेन की। अब सुनिएगा जरा, शैडो कैबिनेट में क्या होता है, बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्या रहे, बिल्कुल क्लियर है। अभी अपन मंत्री परिषद के बारे में थोड़ी देर पहले ही बात की और मैंने कहा मंत्री परिषद में जो है ये कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्री परिषद में कौन से मंत्री महत्वपूर्ण होते हैं, कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री में अपन बात करें तो गृह मंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री में रक्षा मंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री में कृषि मंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री में वित्त मंत्री भी होता है। ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे किनके होंगे, जिस पार्टी की क्या बनी है, सरकार, अर्थात सत्ताधारी पार्टी के होंगे। कौन सी पार्टी के होंगे, सत्ताधारी पार्टी। जैसे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी कौन सी है, बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी जो क्या है, सत्ताधारी पार्टी है। तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री जो भी कैबिनेट में शामिल हैं वो सारे के सारे कहां के मेंबर हैं, बीजेपी से। कहां से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार मजबूत जो है सत्ता का होना हो सके, उसी प्रकार अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी बेहद आवश्यक है। अर्थात
किसका? ध्यान से सुनिएगा, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2 लोकसभा के कार्यकाल हो गए, 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा, इसमें मजबूत विपक्ष नहीं है, विपक्ष का नेता भी नहीं बन पा रहे हैं। तो जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है तानाशाही बन रही है, सरकार किसी भी प्रकार के बिल को पारित करवा लेती है, और ऐसे बिल जिनके लिए जनता को विरोध में उतरना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन, और लोगों के शासन में जब नेता तानाशाह बन जाएंगे, लोगों के शासन में जब सरकारें तानाशाह बन जाएगी, और वो अपने काम जो है जनता के प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि के तौर पर जनता के हित में काम करने चाहिए, लेकिन वो कई बार ऐसा कर लेते हैं कि जनता के हित की बजाय खुद का हित सोच लेते हैं। अगर विपक्ष मजबूत हैं, अगर क्या है, विपक्ष मजबूत हैं, तो फिर सरकार को ऐसा काम करने नहीं देंगे। जैसे सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई रक्षा सौदा किया, या सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया, और अगर विपक्ष को लगा ये कानून जनता के हित में नहीं है, ये कानून देश के हित में नहीं है, तो विपक्ष उसका क्या करेगा? विरोध करेगा, और इस हद तक विरोध करेगा कि सारी भारत की जनता तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये जो सरकार काम कर रही है ये सही नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष कमजोर है तो फिर मांग कौन उठाएगा? अगर विपक्ष है ही नहीं तो फिर मांग कौन उठाएगा? आपने देखा होगा पिछले 2 लोकसभा के कार्यकाल हो गए, विपक्ष में 100 से भी कम मेंबर हैं टोटल मिला के। 543 में से विपक्ष में 100 के लगभग मेंबर हैं, और कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वर्तमान में, उसके तो 52 MP है वर्तमान में लोकसभा में। इस कारण से विपक्ष का नेता भी नहीं बना जा रहा, क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए 55 सीटों का होना आवश्यक है, अर्थात लोकसभा की 10% सीटों का होना आवश्यक है। ब्रिटेन में ऐसा है कि वर्तमान में जैसे ये सरकार के सत्ताधारी पार्टी के द्वारा जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वैसे के वैसे विपक्षी पार्टी के द्वारा, वैसे के वैसे कौन सी पार्टी के द्वारा? विपक्षी पार्टी। कौन सी पार्टी? विपक्षी पार्टी। और वर्तमान में मान ले प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। विपक्षी पार्टी भी अपना एक क्या बनाएगी? गृह मंत्री बनाएगी, अपना एक क्या बनाएगी? रक्षा मंत्री बनाएगी, अपना एक क्या बनाएगी? कृषि मंत्री बनाएगी, और अपना एक क्या बनाएगी? वित्त मंत्री बनाएगी। कौन सी पार्टी बना रही है? विपक्षी। भाई ये तो सरकार में इसलिए बना रहे हैं, और विपक्षी पार्टी इसलिए बना रही है कि वास्तविक कैबिनेट पर क्या रखे? नियंत्रण रखे। जैसे गृह मंत्री क्या काम कर रहा है, इन पर पूरी की पूरी नियंत्रण या निगरानी रखने का काम किनका होगा? इस शैडो कैबिनेट का। ये क्या काम कर रहा है? ये रखेगा। कृषि मंत्री क्या कर रहा है? ये रखेगा। और वित्त मंत्री क्या रखेगा? ये रखेगा, ताकि जो है नेता जो है सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन पर अगर निगरानी बेहतर ढंग से हो पाएगी तो वो जनता के हित में काम करेंगे और तानाशाह नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब है वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्षी पार्टियों के द्वारा जिस कैबिनेट का गठन किया जाता है उसको अपन शैडो कैबिनेट के नाम से जानते हैं, जिसको अपन साया मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यह है वास्तविक कैबिनेट। ये किसकी कैबिनेट है? वास्तविक कैबिनेट का मतलब जिसकी पार्टी की सरकार है उसी के कैबिनेट मंत्री हैं। अब ये विपक्षी पार्टी है, और वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्षी पार्टी जिस कैबिनेट का गठन करती है उसको अपन शैडो कैबिनेट कहते हैं। जैसे गृह मंत्री है तो बीजेपी का, लेकिन ऐसा कैसे? राहुल गांधी को गृह मंत्री बना लिया। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से MP हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, और ये ध्यान रखेंगे कि अमित शाह ने गृह मंत्रालय से संबंधित कौन सा काम किया और जनता के हित में नहीं किया, तो फिर उनकी क्या करना? विरोध करना। वैसे के वैसे रक्षा मंत्री, वैसे वैसे कृषि मंत्री और वित्त मंत्री। अर्थात वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने हेतु विपक्षी पार्टी के द्वारा जिस कैबिनेट का गठन किया जाता है उसको अपन शैडो कैबिनेट या साया मंत्रिमंडल कहते हैं। इसका भी संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। ये भी ब्रिटेन की अवधारणा है, और इसको भारत में कई बार लागू किया गया है, और राज्यों में तो कई बार लागू हुआ है। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं। कौन सी? आपके साया मंत्रिमंडल, साया मंत्रिमंडल। ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सही बात है ना। देखिए जरा, साया मंत्रिमंडल में का क्या अर्थ हुआ? वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने हेतु, वास्तविक कैबिनेट पर
नियंत्रण रखने हेतु, वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने हेतु विपक्षी पार्टी के द्वारा जिस कैबिनेट का गठन किया जाता है, विपक्षी पार्टी के द्वारा जिस कैबिनेट का गठन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साया मंत्रिमंडल कहा जाता है। उसे साया मंत्रिमंडल कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे अपन? साया मंत्रिमंडल कह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वास्तविक कैबिनेट पर नियंत्रण रखने के लिए विपक्षी पार्टी के द्वारा जिस कैबिनेट का गठन किया जाता है उसे साया मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। इसका भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साया मंत्रिमंडल का अर्थ है किनके द्वारा गठन होगा? विपक्षी पार्टी के द्वारा। और ये जो है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छे लोकतंत्र के लिए शैडो कैबिनेट का गठन महत्वपूर्ण भूमिका है। शैडो कैबिनेट का गठन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल क्लियर कीजिएगा शैडो कैबिनेट क्या है। हो गई स्थिति। किचन कैबिनेट क्या है, शैडो कैबिनेट क्या है? किचन कैबिनेट को साथियों, किचन कैबिनेट को कैबिनेट के अंदर कैबिनेट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इंटर कैबिनेट के नाम से जानते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी कैबिनेट को इंटर कैबिनेट के नाम से जानते हैं? किचन कैबिनेट को। तो वापस से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। किचन कैबिनेट को क्या कहते हैं? इंटर कैबिनेट। क्या कहते हैं? इंटर कैबिनेट। अर्थात कैबिनेट जो है उसके अंदर ही एक कैबिनेट है, उसको क्या बोलते हैं? इंटर कैबिनेट या किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। साथियों, अगला जो कैबिनेट अपन बात करने वाले हैं, एक और कैबिनेट है जिनसे संबंधित अपन बात करेंगे और वो आपको ध्यान में रखना है, वार कैबिनेट। इसको क्या बोलते हैं? वार कैबिनेट। वार कैबिनेट, जिसको अपन कह सकते हैं युद्ध मंत्रिमंडल। वार कैबिनेट या युद्ध मंत्रिमंडल। ये वार कैबिनेट या युद्ध मंत्रिमंडल क्या होता है? इसको सुनिएगा जरा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वार कैबिनेट या युद्ध मंत्रिमंडल क्या होता है? बात करें वार कैबिनेट की या फिर युद्ध मंत्रिमंडल की, तो वार कैबिनेट या युद्ध मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि देश में जब इस प्रकार की स्थिति बन जाए, जब कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर ले या फिर ऐसी परिस्थितियां बन जाए उस समय, जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आ गई जिसमें जिंदा रहना भी एक क्या हो गया? चुनौती कार्य हो गया। या राजनीतिक दल, पार्टियां, सरकार, ये तो आती जाती रहेगी, लेकिन कैसे कोरोना महामारी से बचाया जा सके, भारत की जनता को किस प्रकार बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके ताकि वो कोरोना महामारी का मुकाबला कर सके। जैसे मान लेते हैं भारत पर एकदम से चीन ने आक्रमण कर दिया, तो देश जरूरी है उस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये जरूरी नहीं है। उस स्थिति में क्या है? देश जरूरी है। अर्थात देश पर जब इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न हो जाए, वो संकट प्राकृतिक हो सकता है, वो संकट मानवजनित हो सकता है। ऐसे संकट के समय सभी राजनीतिक दल मिलकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक कैबिनेट का गठन करते हैं कि कैसे इस चुनौती को मुकाबला किया जा सके और कैसे हम इस मामले में बेहतर प्रयास करें ताकि इनसे अपना छुटकारा पा सके। उसको अपन क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वार कैबिनेट या युद्ध मंत्रिमंडल। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, अर्थात देश में संकटकालीन परिस्थितियों में, देश में संकटकालीन परिस्थितियों के समय ध्यान से सुनिएगा, देश में संकटकालीन परिस्थितियों के समय प्रधानमंत्री के द्वारा सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर, सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर
एक कैबिनेट का गठन किया जाता है, एक कैबिनेट का गठन किया जाता है, कैबिनेट का गठन किया जाता है जिसे इन संकटकालीन परिस्थितियों से, इन संकटकालीन परिस्थितियों से निपटा जा सके, संकटकालीन परिस्थितियों से निपटा जा सके उसे क्या कहेंगे अपन, वार कैबिनेट के नाम से जानते हैं, वार कैबिनेट के नाम से जानते हैं, वार कैबिनेट के नाम से जानते हैं। अच्छा प्रश्न हो सकता है, इसको एक बात और ध्यान में रखिएगा, इनका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, इनका भी संविधान में उल्लेख नहीं है, किनका, वार कैबिनेट का भी संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, वार कैबिनेट का मतलब क्या है? वार कैबिनेट का मतलब है कि देश में संकटकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए। संकटकालीन का मतलब युद्ध हो सकता है, किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, या फिर अपन कह सकते हैं कोई मानव जनित कोई आपदा आ सकती है। उस स्थिति में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के द्वारा सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर, अच्छी बात सुनिएगा, सभी विपक्षी दलों को साथ में लेकर एक कैबिनेट का गठन किया जाएगा, एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा ताकि संकटकालीन परिस्थितियों से निपटा जा सके। उसे वार कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। कौन से कैबिनेट के नाम से जानेंगे? उसे वार कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ और शब्दावली है, संसदीय शब्दावली से संबंधित बात नहीं है। ये कुछ इस प्रकार की टर्म्स हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि वार कैबिनेट क्या है, शैडो कैबिनेट क्या है, या फिर किचन कैबिनेट क्या है, संसदीय सचिव क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनसे संबंधित अपने बात की। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से संबंधित हो सकता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक में ये 4-5 नए बिंदु आप लोगों के सामने रखे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, क्योंकि बदलते एग्जाम पैटर्न में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश अवश्य रूप से जो पेपर सेटर होता है वो करता ही करता है। अब अपन बात करेंगे साथियों प्रधानमंत्री के कार्यों से संबंधित। प्रधानमंत्री के कार्य, और प्रधानमंत्री के कार्यों को मोटे तौर पर अपन 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों को मोटे भागों में अपन 4 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग? नंबर 1 राष्ट्रपति के संदर्भ में, नंबर 2 की बात करें तो संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, नंबर 1 राष्ट्रपति के प्रति, नंबर 2 संसद के प्रति, नंबर 3 मंत्रिपरिषद के प्रति, मंत्रिपरिषद के प्रति, और नंबर 4 की बात करें तो अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के कार्यों को 4, कई बार मेंस लिखने का मौका मिले तो उस समय प्रधानमंत्री के कार्यों से संबंधित अगर प्रश्न पूछें तो उसको अपन 4 भागों में बांटकर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला कार्य कौन सा है? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं? हाँ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के से इससे संबंधित बात की थी कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होंगे। साथ ही मंत्रिपरिषद के गठन के समय प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि बिना प्रधानमंत्री की अनुमति से राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। तो कौन कौन से रहेंगे वो अपन राष्ट्रपति के संदर्भ में जानेंगे। दूसरा संसद के प्रति, संसद के प्रति प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, इनसे संबंधित बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मंत्रिपरिषद से संबंधित, और लास्ट करेंगे आपके प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। तो सबसे पहले अपन बात करें हैं राष्ट्रपति से संबंधित कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य राष्ट्रपति के प्रति, किनके कार्य पढ़ रहे हैं? प्रधानमंत्री के कार्य राष्ट्रपति के प्रति, अर्थात पूरा लिख देता हूं मैं, कई बार जो है ना, हाँ, प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कार्य, राष्ट्रपति के प्रति कार्य। और अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 74, 75 और 78 तीनों आर्टिकल की बात यहां पर अपन करने वाले हैं। सुनिएगा जरा क्या क्या कार्य करता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर। सबसे पहले देखिए, एक देश का
वास्तविक प्रधान है और दूसरा देश का नाम मात्र का प्रधान है। अर्थात भारत में दोहरी शासन प्रणाली है, दोहरी कार्यपालिका है, जिसमें आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, साथ ही राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन देश के समस्त जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कार्यों से संबंधित सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रिपरिषद के गठन के समय, मंत्रिपरिषद के गठन के समय राष्ट्रपति को परामर्श देना, राष्ट्रपति को परामर्श देना, अर्थात किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये सारे के सारे परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती हैं। कि जिस नाम की तय मतलब ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। प्रधानमंत्री जो नाम सेलेक्ट करके राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या नियुक्त करेगा? मंत्री नियुक्त करेगा। अर्थात मंत्रिपरिषद के गठन के समय राष्ट्रपति को परामर्श देना। दूसरा सुनिए, किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त करवाना, राष्ट्रपति के माध्यम से क्या करवाना? बर्खास्त करवाना। कोई मंत्री जो त्यागपत्र देने के लिए कहे और वो त्यागपत्र नहीं दे तो राष्ट्रपति को कहेंगे कि इस मंत्री को क्या कर दो? बर्खास्त कर दो। तो राष्ट्रपति उस मंत्री को क्या कर देगा? बर्खास्त कर देगा। तीसरी बात करें और क्या करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संबंधित? तो आपको ध्यान ही है आर्टिकल 78, और आर्टिकल 78 में अपने क्या कहा था? आर्टिकल 78 में प्रावधान किया था प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जिसमें विधि निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध करवाना एवं मांगे जाने पर सूचना देना, यह भी प्रधानमंत्री का कार्य है। अगला देखिए, नंबर 4 की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी मंत्री के निर्णय पर मंत्रिपरिषद में विचार नहीं हो और उस समय अगर राष्ट्रपति किनको कहेंगे? प्रधानमंत्री को कहेंगे, तो प्रधानमंत्री जो हैं उस मामले को विचारार्थ रखवाएगा। कहां पर? मंत्रिपरिषद में ऐसे मामले को विचारार्थ रखवाना, ये भी किनका कार्य है? प्रधानमंत्री का कार्य है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति और क्या कार्य करता है? और सुनिएगा, जैसे महत्वपूर्ण जो भारत में संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे सीएजी हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं मेंबर हैं, और साथ ही वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं मेंबर हैं, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसी की करेगा जिसके संदर्भ में प्रधानमंत्री क्या देगा? परामर्श देगा। तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है नियुक्ति संबंधी परामर्श देना। नियुक्ति संबंधी परामर्श देना। और नियुक्ति संबंधी परामर्श के संदर्भ में बात करूं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले किन की नियुक्ति के लिए? महान्यायवादी। किसको अटॉर्नी जनरल बनाना है? ये प्रधानमंत्री परामर्श देगा किनको? आपके राष्ट्रपति को। दूसरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीएजी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बाद में आप लोगों को ध्यान में रखना है वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संदर्भ में। और लास्ट आपको ध्यान में रखना है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के संदर्भ में नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री परामर्श देगा किनको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या बनाएगा, महान्यायवादी। जो प्रधानमंत्री कहेगा उसी को क्या बनाएगा, सीएजी, और जो प्रधानमंत्री कहेगा उसी को क्या बनेगा, वित्त आयोग का अध्यक्ष या मेंबर, और जो प्रधानमंत्री कहेगा उसी को यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसको नियुक्त करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपके हो गए कौन से, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कार्य, अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति क्या कार्य करता है उनसे संबंधित। नेक्स्ट अपन बात करेंगे संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के संसद के प्रति कार्य, प्रधानमंत्री के संसद के प्रति कार्य, प्रधानमंत्री के संसद के प्रति कार्य, प्रधानमंत्री के संसद के प्रति क्या कार्य रहते हैं ये भी जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। आप सभी को पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद के प्रति प्रधानमंत्री का कार्य ये होता है कि संसद का सत्र कब बुलाना है, संसद का सत्र का कब सत्रावसान करना है, ये करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन इससे संबंधित परामर्श कौन देता है, परामर्श कौन देगा, प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। तो देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, संसद के सत्र को आहूत करना, संसद के सत्र को क्या करना, आहूत करना, और आहूत करने का मतलब होता है बुलाना। संसद के सत्र को आहूत करने का मतलब क्या होता है, बुलाना। संसद के सत्र को आहूत करना तथा सत्रावसान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, सत्रावसान, और सत्रावसान का मतलब होता है संसद के सत्र को क्या करना, समाप्त करना। संसद के सत्र को बुलाना और संसद के सत्र को सत्रावसान करना, अर्थात क्या करना, समाप्त करना। आप लोगों को पता होगा कि भारत में 3 प्रकार के संसद के सत्र होते हैं, जिसमें फरवरी माह में बजट सत्र, इसके बाद में मानसून सत्र, और उसके बाद में कौन सा, शीतकालीन सत्र। तो संसद के सत्र को बुलाता राष्ट्रपति हैं, लेकिन बुलाने के संदर्भ में परामर्श कौन देगा, प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाएगी। अर्थात प्रधानमंत्री कहेगा कि फरवरी माह में उस डेट से जो है बजट सत्र को बुलाया जाए, तो राष्ट्रपति बजट सत्र को बुलाएगा। प्रधानमंत्री कहेगा कि अब बजट का काम पूरा हो गया है, अब इसको समाप्त कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति जो है बजट सत्र की क्या करेगा, समाप्ति की घोषणा करेगा। किन के कहने पे करेगा, प्रधानमंत्री के कहने पे की जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, और क्या करता है, और देखिए संसद के जिस सदन का, संसद के जिस सदन का नेता, जिस सदन का सदस्य होगा, संसद के जिस सदन का क्या होगा, सदस्य होगा, प्रधानमंत्री संसद के जिस सदन का सदस्य होगा उसमें सत्ताधारी पार्टी का नेता होगा। सत्ताधारी पार्टी का क्या होगा, नेता को। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री जो हैं ये राज्यसभा का मेंबर भी बन सकता है और प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य भी बन सकता है। प्रधानमंत्री उसी सदन का नेता होगा जिस सदन का वो क्या है, सदस्य हैं। अगर प्रधानमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का क्या है, सदस्य हैं, तो सदन का नेता भी किस में रहेगा, राज्यसभा में क्या रहेगा, सत्ताधारी पार्टी का नेता रहेगा। और अगर प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा का सदस्य हैं, किसका मेंबर है, लोकसभा का सदस्य हैं, तो लोकसभा में क्या रहेगा, सदन का नेता रहेगा, अतः सत्ताधारी पार्टी का क्या रहेगा, नेता रहेगा। जैसे वर्तमान में मोदी जी कहाँ लोकसभा के मेंबर हैं, किसके मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, तो लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी के क्या हैं, नेता हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह जी जो राज्यसभा के मेंबर हुआ करते थे, तो वो राज्यसभा में सत्ताधारी पार्टी के क्या हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि आगे जब अपन पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा, उस समय सत्ताधारी नेता से संबंधित और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अपना जो टॉपिक चल रहा है प्रधानमंत्री के कार्य, इसमें इतना जानना हम सब के लिए आवश्यक था और उसी से संबंधित अपने बात की। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री जो हैं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किनको कर सकते हैं, राष्ट्रपति को कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकसभा को भंग कौन करेगा। लोकसभा 2 परिस्थितियों में भंग होती है। राज्यसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। भंग कौन होती है, लोकसभा। ध्यान से सुनिएगा,
लोकसभा भंग हो सकती है, राज्यसभा भंग होगी नहीं। और लोकसभा भंग जो है दो परिस्थितियों में होती है। पहली परिस्थिति, जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, जब लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाए, कार्यकाल पूरा हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाए, पूरा हो जाए। और आप सभी को पता है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहे, प्रधानमंत्री किन को कहे, राष्ट्रपति को कहे कि अब लोकसभा को भंग कर दो, तो राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर देगा, भंग कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, मोदी जी अब कहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को कि लोकसभा भंग कर दो, तो क्या रामनाथ कोविंद जी लोकसभा को भंग कर देंगे? हाँ, कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा दी गई परामर्श को मानने के लिए इस मामले में राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करे तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति को अगर ये लगे कि मोदी जी के अलावा कोई भी दूसरा सदस्य जो है ये इस बात का दावा करे कि हमारे पास बहुमत है, तो उनको भी प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाएगा। यानी भारत में वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। अर्थात एक ही लोकसभा के कार्यकाल के दौरान एक से अधिक प्रधानमंत्री रह सकते हैं और अलग अलग राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री रह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। मैंने कहा प्रधानमंत्री को लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इस सिफारिश को मानने हेतु प्रधानमंत्री मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा। इस सिफारिश को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सुनना है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति ने करी है, तो क्या राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। भारत में कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को। और संसदीय शासन प्रणाली में वैकल्पिक सरकार की क्या होती है, व्यवस्था होती है। कौन से सरकार की? वैकल्पिक सरकार की। अगर दूसरा राजनीतिक दल और दूसरा कोई व्यक्ति इस बात का दावा करे कि हमारे पास बहुमत है, तो उनको भी सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके हो गए किनसे संबंधित, संसद से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्य। इनके अलावा संसद में महत्वपूर्ण सदन का नेता होता है, तो वहां पर जो है वो नीति निर्माण में कार्य करेगा ही करेगा। नेक्स्ट अपन बात करें प्रधानमंत्री से संबंधित, तो ये आपके हैं मंत्री परिषद से संबंधित। मंत्री परिषद से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्य। मंत्री परिषद से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्यों का प्रश्न पूछा जाए तो मंत्री परिषद से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या कार्य रहते हैं, इनसे संबंधित अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। आप सभी को पता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों को नियुक्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री क्या देता है, परामर्श देता है, किनको? राष्ट्रपति को। और मंत्री परिषद का मुखिया ही कौन होता है? मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे आर्टिकल 74 में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ध्यान में रखिएगा, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दूसरा कार्य ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य, मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य सेतु के रूप में कार्य करता है, पुल के रूप में, सेतु के रूप में कार्य करता है, सेतु के रूप में कार्य करता है। अच्छा प्रश्न हो सकता है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और किन के बीच में? राष्ट्रपति के बीच में। कैसे? जैसे देखिए, ये आपके राष्ट्रपति हैं, ये कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं, और ये कौन है? तो ये कौन है? मंत्री परिषद है।
मंत्री परिषद है। ये सेतु के रूप में कार्य करेगा। किसी भी मंत्री ने कोई विचार किया है और उसके विचार को मंत्री परिषद में नहीं सुना गया तो ये किन के पास जाएगा? राष्ट्रपति किन को कहेगा? मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद, हाँ, ये है सेतु। मतलब सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा मंत्री परिषद का राष्ट्रपति से, बीच में सेतु के रूप में कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का क्या होता है? प्रधान होता है। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इसे सेतु के रूप में भी कह सकते हैं। यह भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। मंत्री परिषद के कार्यों से संबंधित अपन बात करें, अगला देखिए। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, मंत्री परिषद के द्वारा मंत्री परिषद को नियंत्रित अपन कह सकते हैं। मंत्री परिषद को नियंत्रित तो करता ही करता है, साथ में मंत्री परिषद को संगठित या समन्वित, मंत्री परिषद को नियंत्रित समन्वय स्थापित करता है। मंत्री परिषद को नियंत्रित करता है और साथ में इसमें क्या स्थापित करता है? समन्वय स्थापित भी कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, अगर प्रधानमंत्री क्या दे दे? त्यागपत्र दे दे तो मंत्री परिषद ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मंत्री परिषद ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मंत्री परिषद ही समाप्त हो जाएगी। ये भी अच्छा प्रश्न हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो मंत्री परिषद से और अगला देखिए, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, मंत्री परिषद में लिए गए निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। मंत्री परिषद में लिए गए किसी भी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अगर मंत्री परिषद में कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्रधानमंत्री की सलाह भी आवश्यक है। और प्रधानमंत्री की बिना अनुमति से, हालांकि मंत्री जो भी कैबिनेट मंत्री होते हैं वे अपने विभागों के स्वतंत्र मुख्य होते हैं, लेकिन कोई इस प्रकार का कोई बड़ा फैसला लेना है तो प्रधानमंत्री की भी अनुमति क्या रहेगी? उसमें आवश्यक रहेगी। अर्थात प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, निर्देशित भी करेगा और साथ में समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रधानमंत्री केवल भाषण नहीं देता है, हम सब लोगों ने देखा होगा और आपके मन में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री का काम सिर्फ भाषण देना है। प्रधानमंत्री का काम भाषण देना नहीं है, प्रधानमंत्री में बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये देश के नीति निर्माण में इनकी मुख्य भागीदारी होती है। ये देश का राजनीतिक प्रमुख होता है, इनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, इनके बहुत सारे कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ कार्य जो हैं महत्वपूर्ण है अपने एग्जाम के पैटर्न के दृष्टिकोण से, उनसे संबंधित अपन बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपने राष्ट्रपति से संबंधित बात की, फिर संसद से संबंधित बात की और अब मंत्री परिषद से संबंधित बात की। आगे देखिए प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य, प्रधानमंत्री के अन्य कार्य। प्रधानमंत्री के अन्य कार्य क्या हैं? वो महत्वपूर्ण है, वो भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से अन्य कार्य करता है? जैसे प्रधानमंत्री, बहुत सारी ऐसी परिषदें हैं या आयोग है जिनका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बहुत सारी ऐसी आयोग या परिषदें हैं जिसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन कौन से? जैसे देखिए नीति आयोग, पहले योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, अब नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला देखिएगा राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। नेक्स्ट आप ध्यान में रख सकते हैं अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद। आप लोगों ने देखा होगा आर्टिकल 263 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यानी 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहां से भी अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी को पता होगा कि सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था, उसी सरकारी आयोग की सिफारिश पर जो है 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया और उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय
जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का जो पदेन अध्यक्ष है, इन सब का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होगा। यानी जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो इन सब का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। जो देश का प्रधानमंत्री होगा वो इन सब का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। इस बात को ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला ध्यान में रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद 263 के अनुसार इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसका भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? पदेन पीएम नहीं होता है, अध्यक्ष नहीं होता है। देखिए, जैसे विकल्प नंबर 1 आपको दे दे अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। 2 विकल्प दे दे एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। विकल्प नंबर सी दे दे या 3 दे दे नीति आयोग, नीति आयोग। और विकल्प नंबर 4 दे दे क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। निम्नलिखित में से कौन सी परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? क्षेत्रीय परिषद, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। यानी जो देश का गृह मंत्री होगा वो क्षेत्रीय परिषद का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। तो इस प्रकार का प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जा सकता है। प्रश्न का क्या टाइप रहेगा वो भी जानना हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी इनसे संबंधित इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें और क्या क्या कार्य करता है, उसको भी ध्यान में रखना है। इनके अलावा प्रधानमंत्री जो है देश का राजनीतिक प्रमुख होता है, देश का राजनीतिक प्रमुख, देश का राजनीतिक प्रमुख होता है। देश का राजनीतिक प्रमुख भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला देखिए, अगला देखिए, देश की नीति निर्माण में, देश की नीति निर्माण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना, और क्या कार्य प्रधानमंत्री करता है? तो आपको ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री जो है देश की विदेश नीति का निर्धारण करता है। देश की विदेश नीति का क्या करता है? निर्धारण करता है। देश की विदेश नीति का निर्धारण, यानी कौन से देश के साथ अच्छे संबंध रखने हैं। जैसे मोदी जी, आप लोगों को पता है कि देश की विदेश नीति का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा। किनके साथ बेहतर संबंध रखने हैं, कोई समझौता करना है, ये सारे के सारे कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। किनके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से। अगला देखिए, अगला देखिए, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख। भारत में जो तीनों प्रकार की सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। इनका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला कार्य देखिए प्रधानमंत्री का, अगला कार्य देखिएगा, जब देश में क्या आ जाए राष्ट्रीय आपात, या अपन बात कहें आपातकाल के समय या फिर देश में आपदा के समय, आपदा के समय जो है इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, या फिर युद्ध जैसी परिस्थितियां आ जाए, यानी कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण पद हैं, ये जिम्मेदारी का पद है। तो प्रधानमंत्री के इनसे संबंधित बहुत सारे कार्य हैं और वो आप लोगों को ध्यान में रखने। आपदा के समय ये मुख्य होगा देश का, देश में किसी प्रकार की आपदा आ गई उनसे संबंधित। तो ये थे अपने प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य। अब अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री बने कौन से, कब क्यों बने थे। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर मोदी जी के समय तक कौन से प्रधानमंत्री कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनके साथ ही अपन जानेंगे कि उनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। वो घटनाएं भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि पंडित नेहरू जी थे, उस समय पंचशील का सिद्धांत क्या था, और उनके समय भारत चीन के बीच में समझौतों में क्या हुआ। फिर इंदिरा जी बनी, तो इंदिरा जी ने के समय आपके कांग्रेस का जो है ये विभाजन क्यों हुआ, और राष्ट्रपति के चुनाव के समय इंदिरा जी की क्या भूमिका रही। वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कराया, नीलम संजीव रेड्डी वहां पर हार मिली। उसके बाद में कांग्रेस के अंदर ही द्वंद्व की स्थिति, फिर इंदिरा को तानाशाह के रूप में क्यों अपन कह सकते हैं कि इंदिरा जी ने आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया। उस समय इंदिरा जी को लोगों ने तानाशाह भी कहा था।
इसके बीच इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इंदिरा को आयरन लेडी के रूप में कहा गया। उसके बाद में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उस समय कौन सी घटना घटी? राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच में किस प्रकार से टकराव की स्थिति थी, जहां से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद मनमोहन सिंह के समय, उससे पहले एचडी देवगौड़ा के समय या फिर चंद्रशेखर के समय बहुत सारी ऐसी घटना हुई जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मनमोहन सिंह के समय या फिर पीवी नरसिम्हा राव के समय जो एलपीजी मॉडल आया, उनसे संबंधित अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनसे संबंधित अपन बात करने वाले हैं। लेकिन ये बात करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।